Assalamu alaikum to everyone. Today, let me discuss another topic related to the quantum mechanics. In today's lecture, we will discuss the radial probability density, radial distribution function, effective nuclear charge, penetration and shielding effects, and last one is the filling the orbits with electron. So these are the some particular and basic things that we have to describe in today's lecture. So first of all, let's we talk about the रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, इसको समझने से पहले जो हमने प्रीवियस कुछ क्वांटम के लेक्चर्स पढ़ चुके हैं उनमें हम बड़ा डिटेल से ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, सो उसको थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इट इज द चांस और इट इज द यू कैन से इट इज द पॉइंट where the electron is present around the nucleus. Simple words में हम क्या कह सकते हैं, the probability of finding an electron around the nucleus is known as probability density. ठीक है, तो जो हमारे पास आपको पता है कि अगर हम एक एटम की बात करते हैं उसके पास जो एक हमारे पास जो एटम होता है उसके पास न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस में जो है वो हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. जो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर विल बी द इलेक्ट्रॉन. तो हमने अभी तक डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी हैं. बोहर के अकॉर्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं समथिंग लाइक दिस. लेकिन उसके बाद जो फर्दर जब क्वांटम मैकेनिक्स आया था तो वहाँ पे जाके बोहर के जो मॉडल में भी जो क्लास थे जो फ्लॉज थे वो सब फेल हो चुके थे. और यहाँ पे जो एक अल्टीमेट या जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो नहीं करता. जो सर्कल उधर मौजूद नहीं है सिर्फ उस सर्कल में, बल्कि एक जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द पाया जाता है इट इज फाइंडिंग इन द 3 डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, यही वजह है कि क्वांटम मैकेनिक्स के का कॉन्सेप्ट आ गया. बोहर ने हमें अभी तक जो कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज अबाउट द ऑर्बिट के जो हमारे पास ऑर्बिट है पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के रेडियस कैलकुलेट करके देखिए उसकी एनर्जी कैलकुलेट देखिए दैट इज ऑल द वेल एंड गुड. लेकिन जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स की बात आती है तो यहाँ जाके हमें ये पता चला था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता बल्कि उसकी एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है. और ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसको ही बेसिकली हम लोगों ने ऑर्बिटल्स का नाम दिया है. ठीक है, आज हमें पता है कि s ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स हैं, f ऑर्बिटल्स हैं और जो एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं इन ऑर्बिटल में उसको हम कहते हैं दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, अगर इसको थोड़ा साइंटिफिकली देखें सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी एट अ पॉइंट लोकेटेड द डिस्टेंस r फ्रॉम द प्रोटॉन. अब प्रोटॉन क्या यहाँ पे कंसीडर हो रहा है, वेयर इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो एक न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर में 3 डायमेंशनल स्पेस में जिसमें आप उसका रेडियस r कह लें वहां पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. तो जो प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो हम लोगों ने 3 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp1s 2s 2p के लिए देखा है. ये sp df क्या है, दीज आर द ऑर्बिटल्स. ठीक है, ऑर्बिटल्स एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और इन ऑर्बिटल्स में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. दे जस्ट लाइक अ क्लाउड, जैसे एक क्लाउड होता है जिसने न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरा होता है, इज जस्ट लाइक एक्ट लाइक दिस वन. तो अगर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1s का ग्राफ देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास एक जो ग्राफ है वो किसके दरमियान है, इट इज बिटवीन द r. ठीक है, r एंड r स्क्वायर यानी कि जो आपका रेडियस है उसके दरमियान जो इसका ग्राफ उसमें आप देख सकते हैं 1s के लिए एक जो कर्व है वो कुछ इस तरह का है, 2s के लिए कुछ थोड़ा अलग कर्व है और जो 2p है उसके लिए बिल्कुल ही अलग सा कर्व है.
ठीक है। तो ये जो कर्व जो ड्रॉन हुए हैं ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए हैं, और इन कर्व को देखते हुए अगर इस तरह के कोई कर्व आ जाते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये 1 ऐसा है, ये 2 ऐसा है, ये 2p है, एटसेट्रा। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या है कि वेयर द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, सो दैट इज द एरिया दैट कवर द कर्व। तो जो इस कर्व के अंदर अंदर बेसिकली एरिया होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, और इसको हम कहते हैं दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को काफी एक्सप्लेन किया है, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे समझने की क्या बात है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या चीज है, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है एट डिस्टेंस r, r क्या है, दैट इज द रेडियस, दैट इज द डिस्टेंस के न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे पाए जाने की जो इलेक्ट्रॉन की जो चांसेस है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम कहते हैं दैट विल बी द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, और ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिट्स के लिए डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का हमें पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने के चांसेस है किसी डिस्टेंस r पे, उसको हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो क्या होता है। वेरी सिंपल, जो हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r इज मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द स्फेरिकल। ठीक है, आपको पता है कि एक एटम अगर स्फेरिकल है तो हम उसका एरिया कितना कंसीडर करते हैं, वी हैव कंसीडर इट विल इक्वल टू 4πr²। ठीक है, हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास एक एटम है और उसका जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, ठीक है, अगर वो स्फेरिकल है तो उसका एरिया कितना होगा, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट विल इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, सो अगर आप एरिया को मल्टीप्लाई कर दें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से, तो रिजल्टिंग फैक्टर क्या बनता है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, द प्रोबेबिलिटी द फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एट डिस्टेंस r। डिस्टेंस r पे जो एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस है उसको हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, एरिया के साथ, और एरिया अगर तो एटम स्फेरिकल है तो उसका जो एरिया है हमें पता है, हम उसे कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू द 4πr²। So the radial distribution function give the probability density of an electron to be found anywhere on the surface of sphere located r from the proton। ठीक है, तो अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हमें क्या पता चलेगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक जो हमारे पास न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर पॉइंट है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है दैट विल बी द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर मैंने उसको होल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये हमें क्या बताता है, इट गिव अस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट फाउंड एनीवेयर ऑन द सरफेस। ठीक है, एनीवेयर क्यों हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे एरिया के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस थे, और अगर मैंने इसको होल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आया है। और इसका क्या मतलब है, नाउ यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनीवेयर ऑन द सरफेस। ठीक है, बट सरफेस मस्ट बी द स्फेरिकल। ठीक है, बट देयर डिस्टेंस फ्रॉम प्रोटॉन मस्ट बी r। जाहिर बात है डिस्टेंस तो r ही होगा जो उसका पर्टिकुलर रेडियस है, और अगर हमारे पास जो एरिया है इट विल बी द 4πr²। तो द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा वो हम क्या से लिख सकते हैं, 4πr² r इंटू r। यहाँ पे जो r इंटू r है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट विल शोन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ, स्फेरिकल सरफेस एरिया के साथ, देन इट विल फॉर्म द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और जो आर आ रहा है इट विल बी द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दोनों के अंदर डिफरेंस है,
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं उसको कहते हैं, लेकिन अगर आप उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट विल गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फाइंड एनीवेयर ऑन द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी की जो थे वो कुछ डिफरेंस थे। अब यहाँ पे फर्दर इसको अगर हम देखें कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू स्मॉल है यानी कि रेडियस कम है, तो जाहिर बात है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लो होगा, यानी कि जो ज्यादा जो कम एरिया है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होंगे। ठीक है, स्मॉलर द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल रेड मॉलिक्यूल द हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नियर द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है, देखें अगर आपके पास हमने यहाँ पे कहा है कि आर जो है यानी कि जो हमारे पास रेडियस है वो स्मॉल है, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लो होगा। अच्छा, अब इस आर के स्मॉल होने से क्या होता है कि स्मॉल सरफेस एरिया, अगर तो एरिया स्मॉल है तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस क्या होगी, इट विल बी द हाई, यानी कि न्यूक्लियस के करीब जो एरिया है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे एरिया बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जो जगह न्यूक्लियस के करीब है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मेंशन भी किया है कि अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो जो सरफेस एरिया है डेफिनेटली वो भी इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यानी कि टोटल एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर मैं जरा सिंप्लीफाई करूं तो आप ये देखें कि अगर एक कमरा है, ठीक है, एक छोटा कमरा है, आप उसको कंसीडर कर लें कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो एक छोटे कमरे के अंदर किसी चीज को फाइंड आउट करना आसान है, लेकिन अगर मैं उस कमरे का एरिया बढ़ा दूं, अब वो जो एक छोटी सी चीज है उसको फाइंड आउट करना एक बड़े एरिया में डिफरेंट है। ठीक है, और वो मुश्किल है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इट इज द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो इट विल बिकम द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रिलेट किसके साथ कर रहा है, सरफेस एरिया के साथ। अगर आर कम होगा डेफिनेटली रेडियस कम है, सरफेस एरिया कम है, अगर एरिया कम है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप एरिया ही बढ़ा देते हो उससे क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीजेस, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या होंगे, वो भी कम होंगे। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट एज यू इंक्रीज द रेडियस, ठीक है, then there will be the decay of the radial function outway and increase of the outway will call the radial distribution function। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसकी समरी देखें तो वो ये कहता है कि अगर आपका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंक्रीज होगा, वो कब इंक्रीज होगा, व्हेन यू आर हैविंग द लार्ज एरिया, व्हेन यू आर हैविंग द लार्ज रेडियस, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं वो उतने ही अराउंड द न्यूक्लियस कम होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका रेडियस स्मॉल है तो उसकी वजह से आपके जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो भी कम होगा, but now the probability the finding of an electron around the nucleus will be the higher। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास जो कुछ ग्राफ है यहाँ पे, ये हमें क्या बता रहे हैं, बेसिकली ये हमें यहाँ पे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बता रहे हैं। ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें कैसे पता चला इन ग्राफ से, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है किसके साथ, एरिया के साथ। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिजल्टिंग फैक्टर है दैट विल बिकम द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब आप ये देखें कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1s के लिए हमारे पास एक कर्व है, 2s के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का कर्व है, और 2p के लिए भी हमारे पास एक कर्व है। अब इन कर्व्स के साथ ये क्या डोनेट कर रहा है, या इससे हमें क्या पता चल रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये जो कर्व है
ये हमें यही बता रहे हैं कि एज यू आर हैविंग द लार्जर आर, अगर आपके पास आर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी वजह से आपका जो सरफेस एरिया है इट विल बिकम मोर and the probability of finding an electron in that area will be the lower। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर R जैसे ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली एरिया बढ़ जाएगा, और ये जो हमारे पास कर्व है इलेक्ट्रॉन इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है अब जो है वो इस पूरे पर्टिकुलर जो एरिया कवर किया है इस बेल शेप कर्व ने, इसके अंदर पाए जाने के चांसेस हैं, तो इसको हम कहते हैं दैट विल बी द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दैट विल बी द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर द 2s ऑर्बिटल। ठीक है, जो हमारे पास ए ग्राफ है इट इज द ग्राफ ऑफ द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और जो हमारे पास बी ग्राफ है इट विल बी द रेडियल प्रोबेबिलिटी, इट विल बी द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के कर्व्स को देखें तो देखें अब जैसे डेंसिटी है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो एरिया है इट विल शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही उसको मैंने एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया देन इट विल गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओवर द इंटायर सरफेस। तो वहां पे क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन को अगर देखें तो वो इस एरिया में किसी भी जगह पाया जा सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पे क्या होगी है, कम होगी है। लेकिन अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात देखें तो वहां पे जो कर्व है वो बहुत ही माइनर सा कर्व है, और ये क्या हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इन शॉर्ट अगर आपको प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन या इसको कन्फाइन करना पड़े, यू कैन से दैट कि इफ यू आर हैविंग द लार्जेस्ट सरफेस एरिया इट्स मीन देयर विल बी द लार्जेस्ट रेडियस, और अगर लार्जर रेडियस है ऑटोमेटिकली द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस विल बी द लो एंड वाइस वर्सा। ओके, नेक्स्ट इज द शील्डिंग एंड द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, हम लोग इन दोनों चीजों को जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। व्हाट विल बी द शील्डिंग इफेक्ट, सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट को देख लेते हैं। अच्छा जी, आपको पता है कि एक जो एटम होता है उसके अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर ठीक है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है देन वी आर हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस दे आर हैविंग टू टाइप ऑफ अट्रैक्शन। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, एक हमारे पास रिपल्शन फोर्सेज है जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। आपको पता है कि रिपल्शन क्यों हो रही है, यू नो दैट ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच बट द सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो डेफिनेटली अगर एक हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम दैट एटम हैविंग द मोर देन वन टू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ओवरऑल एक एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह की फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक रिपल्सिव फोर्सेस। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है इसकी वजह से बेसिकली शील्डिंग होती है। शील्डिंग का क्या मतलब होता है, शील्ड का मतलब होता है टू हाइड समथिंग। ठीक है, अब इस जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन होती है इसकी वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कुछ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाती है। ठीक है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे जो न्यूक्लियस उनको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, अपनी तरफ नहीं खींच नहीं पाता, वो किसकी वजह से होता है, वो बेसिकली उन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है जो उन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दैट विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। और इसके बाद हमारे पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें कि क्या होता है। देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इट इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, अफेक्टिव क्या है, वो चार्ज ठीक है जो
अट्रैक्शन जो प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फील करवाता है ना, दैट विल नोन एज द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. The total amount of attraction that an electron feel for the nucleus is called the effective nuclear charge of the electron. तो जो एक इलेक्ट्रॉन फील करता है अब टोटल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन को, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं जी. तो हमें शील्डिंग का पता चल गया कि शील्डिंग किस वजह से होती है. इट इज बिटवीन रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, और जब दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्शन होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है. ठीक है, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट होता है. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? द टोटल चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन फील्स, द टोटल अट्रैक्शन एन इलेक्ट्रॉन फील्स, इट इज फ्रॉम द न्यूक्लियस. उसको क्या कहते हैं? इट विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे. अच्छा जी, नेक्स्ट बात हो रही है पेनिट्रेशन की. पेनिट्रेशन क्या होता है? Penetration, to move inside, to penetrate inside. Closer an electron to the nucleus, it experience the more attraction. Definitely, ठीक है. So the better an outer electron is at penetrating through the electronic cloud of the inner electron, the more attraction it will have for the nucleus. सो देखें, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली जो से हैं वो न्यूक्लियस के बाहर नज़दीक है. कुछ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब है वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं. लेकिन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो कोर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कोर नहीं, जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर मूव करते हैं, रेडियस दूर होता जाता है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होती है? वो वहाँ पे कम होती है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि दैट विल कम टू द न्यूक्लियस के अगर पेनिट्रेशन ज्यादा होगी तो उन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी. ठीक है, सिंपली द बेटर एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के पास वो एक्ट कर रहे हैं एज न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और जो बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर न्यूक्लियस की इतनी अट्रैक्शन नहीं है. वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो. देन दे हैव टू फोर्स देयर सेल्फ टू पेनिट्रेट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन किसके ऊपर रिलेट करती है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे. रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट द इंटायर सरफेस. ठीक है, तो जो एक पर्टिकुलर सरफेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो उसकी पॉसिबिलिटी है उसको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं. और पेनिट्रेशन इस पे ही डिपेंड करती है. ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस के साथ उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जो डिग्री ऑफ उसको पेनिट्रेशन है उसको उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, और जितना एरिया अगर उसके जो कम है सरफेस एरिया, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब मौजूद होंगे. ठीक है, और उनके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी. अच्छा जी, ये देखिए जी, ये एक डायग्राम है. इससे कुछ थोड़ा सा हम लोग अपना व्यू लेते हैं. ये हमारे पास एक जो डायग्राम है, ठीक है, एटम की है जिसके पास न्यूक्लियस के पास 3 चार्ज है, +3. ठीक है, दैट विल बी द लिथियम. तो हमारे पास +3 है यानी कि 3 प्रोटॉन है. डेफिनेटली इट विल हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चले गए, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में चला गया. ठीक है, अब ये जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया है, दिस वन, इट विल हैविंग सम रिपल्शन फोर्सेस अगेंस्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसकी वजह से ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में मौजूद हैं, ये जो बाहर आउटर इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान और उनके जो इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? दैट इट विल शील्ड, इट विल हाइड सम अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, और अब देखिए न्यूक्लियस के पास तो +3 चार्ज है, उसको +3 चार्ज फील करना चाहिए, बट इट एक्सपीरियंस अबाउट +1 चार्ज. क्यों? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, दे विल शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, so this is called the shielding. shielding क्या हुआ? the reduction in the attraction of an nucleus to the outermost electron. ठीक है, इसी तरह अगर पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है? दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर फोर्सेस। तो देखें जी, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो बाहर प्रेजेंट है, बट इट विल पेनिट्रेट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब वो पेनिट्रेट किया है, उसने इनर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे जो फर्स्ट ऑर्बिट में, उनको इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के करीब आ गया। अब ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये +3 चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास +3 चार्ज है, तो दैट विल बी द पेनिट्रेशन। ठीक है, शील्डिंग में क्या होती है? न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। पेनिट्रेशन में क्या होता है? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पेनिट्रेट करते हैं, दैट विल मूव इनसाइड द न्यूक्लियर, इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड एक्सपीरियंस द फुल अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन। अगर एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुल अट्रैक्शन फील कर रहा है न्यूक्लियस से, दैट विल कॉल द पेनिट्रेशन, बट इफ हैविंग द सम रिडक्शन इन द अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट विल नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा जी, शील्डिंग इफेक्ट और जो पेनिट्रेशन और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या जो है वो हम देख लेते हैं। जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन shows for the 2s orbital penetrate more deeply into the 1s orbital than does the 2p orbit। ठीक है, तो जो 2s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मोर डीपली पेनिट्रेट करते हैं 1s के अंदर रादर देन द 2p के। ठीक है, अच्छा, अगर तो 2p की वीकर पेनिट्रेशन है, वन जो 2p है अगर इसकी वीकर पेनिट्रेशन है, तो इसका क्या मतलब है कि जो 2p सब लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके दरमियान ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस है। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा? उनका न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन कम होगा, वो शील्डेड होंगी। लेकिन अगर कोई डीपर पेनिट्रेशन है, जैसे 2s की डीपर पेनिट्रेशन है, ठीक है, डीपर पेनिट्रेशन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो 2s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दैट विल हैविंग द हाई अट्रैक्शन फोर्स टू द न्यूक्लियस, और वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से शील्ड नहीं कर रहे। ठीक है, देखिए 1s है ना, इलेक्ट्रॉन 1s है, उसके बाद 2s होता है, 2p होता है। अब अगर हम लोगों ने 1s के साथ 1s तो जो सबसे इनर हो गया, 2s और 2p की पेनिट्रेशन देखनी है, तो 2p इतना पेनिट्रेट नहीं करता, जबकि 2s ज्यादा पेनिट्रेशन कर रहा है। इससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर प्रेजेंट है उनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन जो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन वो क्या हो रहे हैं? वो रिपेल्ड हो रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है 1s के अंदर। ठीक है, या 1s या 2s के अंदर, तो उन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से जो 2p सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो वहां पे न्यूक्लियस की उनके साथ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, so deeper the penetration, more having the attraction between nucleus and electron, and lesser the penetration mean that electron and nucleus having the weak attraction, rather they will be the shielded। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पेनिट्रेशन एंड द शील्डिंग। सो जो पेनिट्रेशन है ये क्या करता है? इट कॉजेज द एनर्जीज ऑफ सब शेल इन द सेम प्रिंसिपल लेवल नॉट टू बी डिजनरेट। तो पेनिट्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो सब लेवल्स होते हैं, यानी कि जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं एक प्रिंसिपल ऑर्बिट के लिए, वो क्या होते हैं? नॉट टू बी डिजनरेटेड। ठीक है, उनकी जो एनर्जी है वो सेम नहीं रहती। जैसे SPDF है, इन सब की एनर्जी सेम नहीं है, ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन द सेम शेल। तो पेनिट्रेशन इसी चीज का नाम है, जो ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है वो उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा है उसका न्यूक्लियस के साथ फासला कम होगा। ठीक है, और जिसका न्यूक्लियस के साथ फासला कम हो जाता है उसकी वहां पे एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन क्या करता है? पेनिट्रेशन बेसिकली causes the energy of sub levels मीन द ऑर्बिटल
in the same principal orbit not to be degenerate, ठीक है. In fourth and fifth principal level the effect of penetration becomes so important that the s orbital lie lower in energy and d orbital of the previous principal level. तो ये जो हम लोग ये जो पेनिट्रेशन या शील्डिंग इफेक्ट की बातें करते हैं, ये जो छोटे मतलब जो इनिशियल लेवल्स हैं वहां तक के लिए तो इतने ठीक है, लेकिन जो हाई लेवल है फोर्थ फिफ्थ लेवल में वहां जाके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्यों? क्योंकि देखें हर ऑर्बिटल सब जो प्रिंसिपल लेवल्स हैं हर के सबके पास एस पी डी एफ मौजूद है. तो जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सफेरिकल होता है. लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट प्रिंसिपल लेवल में मूव करते हैं, हायर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, तो वहां पे हम क्या जैसे हम कहते हैं कि पहले के अंदर जो पहला ऑर्बिट है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या मतलब है, वहां पे सिर्फ एस ऑर्बिट मौजूद है. दूसरे में हम कहते हैं कि 2 एस और पी मौजूद है, उसका क्या मतलब है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 एस में जाते हैं, 6 पी में जाते हैं. इसी तरह थर्ड फोर्थ में जब हम मूव करते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास थर्ड के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है. तो वो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, उनके पास एस ऑर्बिट भी होता है, उनके पास पी ऑर्बिटल भी होते हैं, एस ऑर्बिटल भी होते हैं और डी ऑर्बिटल भी होते हैं, ठीक है. सो 2 6 8 एंड 10 डी के, तो टोटल विल बी द 18. तो ये जो सब ऑर्बिटल्स है ना, ये मोर प्रोमिनेंट इफेक्ट इनकी पेनिट्रेशन का ये हमारे पास हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं. तो जो एनर्जी सेपरेशन वन सेट ऑफ द ऑर्बिटल नेक्स्ट टू बिकम स्मॉलर बियॉन्ड द 4s के बाद जो सब शेल्स के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो भी हमारे पास कम होते जाते हैं. बेसिकली हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी की फीलिंग है, वो भी तो इसी बेस पे ना हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स की लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द सब ऑर्बिटल्स, ठीक है. यही आगे हम डिस्कस भी करेंगे. तो जितने भी हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल कह लें, दूसरी मेटल कह लें, जब भी हम किसी एलिमेंट की कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं बिटवीन द सब शेल एंड दे और अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज. लाइक दिस वन यू कैन सी हेयर. देखिए जी हमारे पास एस ऑर्बिट है, पी ऑर्बिट है, फिर हमारे पास डी होते हैं, इसके बाद हमारे पास एफ भी होते हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं 1s 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है. उसके बाद हम लिखते हैं 4s2 3g10 4p. तो देखें अब हमारे पास जो एनर्जी का लेवल है वो बॉटम टू अबव इंक्रीज हो रहा है. सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है, 1s का, उसके बाद 2s का, 2p का, 3s का, 3p, ठीक है. तो हमारे पास ये जो पहला कलर है ये ग्रेइश सा कलर है, इसके पास सबसे कम एनर्जी है. ग्रीन के पास जो है वो सेकंड दूसरे नंबर पे इंक्रीज एनर्जी है. देन देयर विल बी द लाइट ब्लू कलर, इट विल हैविंग द थर्ड वन, इसके पास तीसरे नंबर की एनर्जी है. देन दिस वन पर्पल एंड द लास्ट वन. तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो भी अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल होती है. हम कोई एलिमेंट जब लेते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे प्लेस होते हैं सब ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल. जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है वो पहले फील होगा, फिर उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. यही बात है कि ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं और ये एनर्जी हमें पता कैसे चलती है. ये एनर्जी बेसिकली हमें पेनिट्रेशन इफेक्ट से पता चली है. और पेनिट्रेशन ने ही हमें ये बताया था, पेनिट्रेशन इफेक्ट ने, कि जो सब शेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब सेल्स जो सब शेल्स हैं उन सब की एनर्जी सेम है. नो, द सब शेल हैविंग डिफरेंट एनर्जी. एस की अलग है, पी की अलग है, इसी तरह डी की अलग है. और जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं तो हमारे पास सब शेल की भी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है. जैसे हमारे पास फोर्थ शेल है तो फोर्थ शेल के अंदर हमारे पास 4sp है, 4pp है, 4db है, ठीक है. अब अगर हम थर्ड शेल की बात करते हैं तो उसके बाद 3s है, 3p है और 3d है, ठीक है. अब 3p के बाद 3s के बाद 3 जब p फिल होगा उसके बाद 3d होगा और फिर 4s होगा. तो that is the main point, that electron can fill in the subshell according to their energies. So this one is the diagram that will show us the energy of different orbitals.
ये आगे कुछ जी हमें पता ही है कि जो सब शेल में एनर्जी लेवल एस से शुरू होता है, देन पी डी एफ में होता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो टोटली डिपेंड करती है थ्री प्रिंसिपल्स पे: एफबॉक प्रिंसिपल, पॉलिक्स क्लेन प्रिंसिपल, हुन रूल एक्सेट्रा। ऑलरेडी हम इन सबको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये तीनों प्रिंसिपल क्या होते हैं। दैट विल बी द वेरी सिंपल प्रिंसिपल, और जितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज तक हम इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट्स की कर चुके हैं वो तीनों की तीनों इन तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड करती हैं। ठीक है, इनके अगर आपने मजीद इनके बारे में डिटेल देखनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार सुन लें, दैट विल बी गुड फॉर यू। बट दे आर वेरी सिंपल प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल हमें सिर्फ यही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली अरेंज हो कैसे रहे हैं इन सब ऑर्बिटल्स। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है? इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वी हैव टू फिल इन द सब शेल इन। और इसको हम लिखते कैसे हैं? हम इसको सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारे पास अगर क्रिप्टॉन 36 है, सो वी हैव टू अरेंज 36 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप ये देखें हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3g10, and then there will be the 4p6। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, हमारे पास कितना होगा? हमारे पास यहाँ पे 36 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो चूंकि हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है कंप्लीट होती है। तो अगर हमने शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है किसी चीज़ की तो हम वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर उस पर्टिकुलर नोबल गैस को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रुबीडियम है जिसके पास 37 इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल ऑल द हैविंग द सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन एज फॉर द क्रिप्टॉन। सिर्फ क्रिप्टॉन 36 है, वो 37 है, तो 5s1 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो बजाय इसके कि हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसको सिंपली हम लोगों ने क्रिप्टॉन को ब्रैकेट में लिख दिया। ये अंडरस्टूड है कि क्रिप्टॉन हैविंग द 36 इलेक्ट्रॉन और 5s1। So this is the shortest way to write the electronic configuration. इसके बाद ऑर्डर ऑफ सब फिलिंग इन द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी बात की है कि जो एनर्जी है वो किस तरह इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे s ऑर्बिट्स लिख दी हैं, उसके बाद हम लोगों ने p ऑर्बिटल लिखे हैं, देन d, एंड लास्ट वन इज द f1 ऑर्बिटल। ठीक है, और आप देखें ये जो एरो हैं इनको आप देखें, ये किस चीज को शो कर रहे हैं? like this one, they will drawn according to increase in the energy. So 1s having the least energy and 6d having the highest energy. ठीक है, तो और जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो भी इसी बेस पे होती है। यू कैन अरेंज द इलेक्ट्रॉन, यू कैन फिल द इलेक्ट्रॉन इन द सब लेवल अकॉर्डिंग टू दीज एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आप लोगों को रिकॉल किया है तो वेरी सिंपल। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s1। यू कैन राइट दिस वन। बेरिलियम के पास 2 हैं, तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए हैं। बोरोन के पास 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया। इसी तरह कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2 बोथ आर द कंप्लीटेड एंड इट विल मूव इनटू द 2p2। Okay, next is the what is big difference between the valence electron and the core electron. It is important. Valence electron क्या होते हैं? The electron in all the sub level with the highest principal energy shell. जो outermost electron होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? That will be the valence electron. और core electron क्या होते हैं? That electron present in the lower energy shell. ठीक है, देखिए ना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर डिफरेंट एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट है। जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो इनसाइड द न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के करीब है, इनसाइड जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं? कोर। कोर का क्या मतलब होता है? इनसाइड। ठीक है, जो अंदर की तरफ है। So one of the most important factor in this way an atom behave both chemically and physically in the number of the valence electron. Definitely किसी भी जो एक एलिमेंट की या एटम की जो प्रॉपर्टी है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो अल्कली मेटल्स के पास एक ही वैलेंस जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है पूरे जो ग्रुप में। तो व्हाट इज दैट मीन? इट्स मीन दैट इट हैव ओनली कंबाइनिंग कैपेसिटी फॉर द वन इलेक्ट्रॉन, दे नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली अगर हमारे पास अल्कलाइन है तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है। ठीक है, दे विल रिक्वायर द टू इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हमारे पास हैलोजेंस की बात करेंगे तो हैलोजेंस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किस चीज़ की कमी है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है जो किसी भी एक एटम की जो केमिकली और फिजिकली जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। दोबारा से जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ग्राउंड स्टेट में कैसे लिखते हैं, और अगर कोई एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर भी आपको पता है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। इट विल बी द वेरी सिंपलेस्ट वन। ठीक है, और अगर आप लोगों को यहाँ पे क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर्स हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एल एम एन जो होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, और देन वी आर हैविंग द मैग्नेटिक एंड द स्पिन क्वांटम नंबर। तो उनको हम सब लेवल्स के साथ कैसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं लेक्चर दे चुकी हूँ, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स पे उसके साथ इसकी कंसल्टेंसी ले सकती हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल का क्या है? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता है, देखें उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक ग्रुप्स होते हैं और एक पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स हमेशा हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर बताते हैं। जैसे पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, इसका क्या मतलब है? दे आर हैविंग फर्स्ट ग्रुप हैविंग द वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली टू हैविंग द टू। अगर नोबेल गैसेस का 7th नंबर ग्रुप है तो दैट विल शो इट विल बी द 7 मंथ। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगली बात हमारे पास जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स क्या हमें बताते हैं? पीरियड्स हमें बेसिकली द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बताते हैं। हम कहते हैं हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, जिसका मतलब है कि बेसिकली 7 एनर्जी लेवल है, इनके प्रिंसिपल जो शेल्स हैं वो कितने हैं? वो हमारे पास 7 है। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप है, पहला पीरियड है, उसके अंदर एक ही शेल इन्वॉल्व है। अगर हम सेकंड में मूव करते हैं इसका मतलब है कि अब 2 शेल हो गई हैं। इसी तरह थर्ड में मूव करेंगे 3 शेल हो गई हैं, 4 5 6 7। ठीक है, ग्रुप हमें क्या बताता है? इट विल बेसिकली टेल अस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है पीरियोडिक टेबल में, ब्लॉक्स। हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ब्लॉक हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? ब्लॉक हमें इंफॉर्मेशन देती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड बाय द सब लेवल। ठीक है, अब देखें इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन, ये देखें हमारे पास एस ब्लॉक में अल्कली मेटल होते हैं, उसके अंदर सिर्फ 2 ग्रुप हैं, यानी कि इसकी कितनी जो लेंथ है वो कितनी है? 2। इट विल शो दैट सब शेल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में हमारे पास जो सब शेल है उसमें हम किसको इन्वॉल्व करते हैं? डी सब शेल को। और आप देख सकते हैं कि इसके पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, देन 5 6 7 8 9 10। 10, तो ये जो इसकी लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि डी जो सब शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है? दैट विल बी द 10। सिमिलरली पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक की जो लेंथ है दैट विल शो दैट पी जस्ट होल्ड द पी सब शेल होल्ड द 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप एफ को देखेंगे तो इट विल शोज टू द 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बहुत की पॉइंट भी है और इम्पोर्टेंट बात भी है कि जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड और कॉलम का तो ऑलमोस्ट हर बंदे को ही इंफॉर्मेशन होती है, बट जो लेंथ्स हैं ब्लॉक्स की वो हमें क्या बताती हैं? इट विल टेल अस द हाउ मच इलेक्ट्रॉन होल्ड बाय द सब शेल। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग्स। अच्छा जी, अब कुछ ऐसे भी होती हैं कि हमारे पास ना इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। इरेगुलर का क्या मतलब होता है? कि जो यूजुअली एक पैटर्न चल रहा होता है वो उनको फॉलो नहीं करते। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है? यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल ही बता देती हूँ। देखिए क्रोमियम हमारे पास होता है 24, तो आर्गोन हो गया ओके 18, देन इट विल बी द 4s2 एंड 3d4। लेकिन इसकी जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड है वो 4s1 और 3d5 है।
इसी तरह जो हमारे पास कॉपर है 4s2 3d9 है, बट एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं 4s1 3d10 है। इसी तरह मोलिब्डेनियम की 5s2 और 4d4 है, तो वो भी 5s1 एंड 4d5 है। रुबीडियम 4s2 4d6 है, वो भी 4s1 और 4d7 है। और प्लाडियम हमारे पास जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि 5s2 और 4d8 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल, बट 5s0 और 4d10 है। ऐसा क्यों है? ये इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए होती हैं कि कोई भी जो सब शेल एनर्जी लेवल है वो हमेशा तब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है, आइदर इट विल बी द हाफ फील्ड, इट विल बी द कंप्लीटली फील्ड और इट विल बी नॉट फील्ड। ठीक है, तो आप देखें 4s2 और 3d4 अनस्टेबल है, लेकिन अगर 4s1 कर दें और 3d5 कर दें, बोथ आर द हाफ फील्ड, बोथ विल हैव इन द स्टेबल। कॉपर के साथ भी यही बात है। इसी तरह मोलिब्डेनियम में भी दोनों हाफ फील्ड हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो रुबीडियम और प्लाडियम का केस है, इनके पास 5s2 और 4d6 है। ठीक है, तो 5s2 तो कंप्लीट है, बट 4d6 के पास भी वो कुछ मीडियम से ज्यादा ही है, तो वहां पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5s1 कर दिया, यानी कि उसको हाफ फील्ड कर दिया, तो इट विल बी द मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखी है अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल लिखी है, जो अभी हम एक्सप्लेन भी कर चुकी हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कुछ और निकला है। उसकी वजह क्या थी? हमेशा वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं दैट विल हैविंग द कंप्लीटली फील्ड, पार्शली फील्ड और देयर विल बी द नॉट फील्ड। ठीक है, तो ये उस चीज को देखते हुए ये कुछ एक्सेप्टल केसेस थे, इनको भी आपने एग्जांपल को याद रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हमें पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेसिकली वो क्या एक्सप्लेन करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती क्या है? इट विल बेसिकली शोज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, वैलेंस शेल, और हम ये बात देख चुके हैं कि वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, तो और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली पीरियोडिसिटी के ऊपर करता है, यानी कि एवरी 8 ऑफ द एलिमेंट रिपीट इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, विद द फर्स्ट वन। सो इसी वजह से ये जो पीरियोडिसिटी की वजह से क्या होता है कि एक जो ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट हैं उन सब का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल है वो भी इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है, बट दे आर द पीरियोडिकली। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग एक ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रिंसिपल शेल। प्रिंसिपल शेल इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली सब शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट दे शो द प्रोडिसिटी। प्रोडिसिटी का क्या मतलब है कि उनके दरमियान जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, वो रिपीट हो रही हैं। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल के अंदर क्या रहते हैं? दैट विल बी द सेम। ठीक है, जैसे अगर पहला है तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप हाइड्रोजन है तो वो 1s1 है, लिथियम है तो वो क्या होगा? वो 2s1 है। ठीक है, इसी तरह अगर सोडियम है तो वो 3s1 है। तो क्या है, पूरे ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है, सिर्फ वो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो सब शेल के अंदर नंबर है वो सेम ही है। ऐसा नहीं है कि सोडियम के पास वो 3s2 हो चुके हैं। it will ever remain the valence electron will be the one for the alkali metal, और बाकी तमाम ग्रुप के लिए भी सेम बात है। अच्छा जी, आयन चार्ज आपको पता है आयंस कैसे बनते हैं? पॉजिटिव आयन बनते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और नेगेटिव आयन बनते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है। और इसी हिसाब से जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव या गेन करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन चार्ज के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से हैं, जैसे ग्रुप 1 है वो हमारे पास उसकी जो आयनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो +1 है। क्यों? क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक को ही रिमूव कर सकते हैं, इसलिए उसके पास +1 चार्ज है। इसी तरह +2 है। ग्रुप 7 ए की बात करें या हैलोजेंस की बात करें तो दे आर हैविंग द 7 इलेक्ट्रॉन एंड दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द शेल। So if they gain 1 electron, their charge will become the -1। इसी तरह जो हमारे पास 6a है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात है कि कोई भी जो एक एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके आयन बनाता है, ठीक है, और ये गेनिंग या लूजिंग अकॉर्डिंग टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द नोबल गैस। नियरेस्ट नोबल गैस की जो कन्फिग्रेशन है उसको अटेन करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट अपने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कौन सी चीजें जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल प्लस चार्ज बनाती हैं, अल्कलाइन 2 बना रही हैं। सिमिलरली आगे जो नॉन मेटल्स है 6A -2 बना रहा है, फ्लोरीन -1। तो नेगेटिव कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। पॉजिटिव कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जी, ग्राउंड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखते हैं, और अगर उनके कोई एनाइंस बन गए हैं, यू नो वेरी वेल, एनाइंस बन गए हैं, देयर विल बी द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर सब शेल में आप इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करेंगे। जी, इसी तरह ये भी वही है। यू कैन रीड दिस वन के केटाइन के अंदर क्या होता है। केटाइन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जैसे मैग्नीशियम एटम 1s2 2s2 2p6 3s2 है, ठीक है। मैग्नीशियम +2 चार्ज बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से रिमूव हुए हैं? 2s2 से, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट जो सब शेल है वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। इसी तरह जी शील्डिंग इफेक्ट दोबारा से इसको हम देख लेते हैं कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कंटिन्यूसली जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन फोर्स करते हैं, इसकी वजह से वो शील्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और जो आउटर इलेक्ट्रॉन डू नॉट अफेक्ट स्क्रीन फॉर ईच अदर, शील्डिंग इफेक्ट काजेस द आउटर इलेक्ट्रॉन नॉट एक्सपीरियंस द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो इस चीज को तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज दैट अट्रैक्टिंग बाय अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर Z हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि चार्ज ऑफ द प्रोटॉन है, और S हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी लेवल, या आप कह लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कोर है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे करेंगे? जितना प्रोटॉन का चार्ज है उसमें से कोर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें, तो जो रिजल्टिंग आपके पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज आएगा इट विल बी नोन एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एक एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है इन द सेम एनर्जी लेवल कंट्रीब्यूट स्क्रीनिंग, बट देयर कंट्रीब्यूशन सो स्मॉल व्हेन दे आर नॉट पार्ट ऑफ देयर कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास S है, वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है, उसके पास अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। देन फिर उसके डेफिनेटली कम होती P के पास, D के पास F। जो F है वो बहुत कम न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कर पाते हैं। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड भी F सबशेल में होती है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए दिस वन इज द वेरी गुड एग्जांपल। अच्छा जी, अब देखिए ये हमारे पास अगेन लिथियम की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास +3 चार्ज है, ठीक है, जिनके 3 प्रोटॉन है। अब 3 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट में आ गया, सही हो गया। अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर दिस वन इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे आप? प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है? 3। इसमें से आपने माइनस कर देना है कोर इलेक्ट्रॉन को। तो कितने कोर इलेक्ट्रॉन है? एक ये है और एक ये है, 2। इट विल इज इक्वल टू द +1। तो ये जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट विल शो द, इट विल स्क्रीन, ठीक है। एक तो ये स्क्रीन हो गया, क्यों हुआ है? न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। इसकी वजह से इसके ऊपर जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है वो कम हो गया। तो अब ये कितनी अट्रैक्शन, टोटल न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील कर रहा है, उसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इट विल बी द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन माइनस द कोर इलेक्ट्रॉन, दैट विल इज इक्वल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। आज जो हमने पढ़ा है दैट विल द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, then the radial probability function, shielding effect, penetration effect, how to arrange the energy in the orbital, how you arrange the electron in the orbital, and the effective nuclear charge। तो ये सिंपल सी टर्म्स हैं, सिर्फ जनरल सी, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। probability density, the finding of electron at a particular area when it's multiply with the area of the atom, ठीक है। तो फिर क्या होगा? it will become the radial probability function
and radial probability function, if there is the larger area probability density कम हो जाएगी, और अगर the probability function में smaller surface area है तो probability density हमेशा ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका न्यूक्लियर से अट्रैक्शन कम हो जाती है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी कि वो कितना टोटल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, जितना प्रोटॉन के पास चार्ज है उसमें से आप लोग माइनस कर दें किसको, इलेक्ट्रॉन को जो प्रेजेंट है कोर में, ठीक है। ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है, एनर्जी शेल के अंदर, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल गो थ्रू द इनर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड एक्सपीरियंस द फुल अट्रैक्शन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम फुल न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कर लेगा, उसको हम कहेंगे दैट विल बी द पेनिट्रेशन। अगर वो नहीं कर पाएगा, दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन उसको फोर्स करेंगे कि वो अपने आप को हाइड करे, उसको हम शील्डिंग कहेंगे। और इस शील्डिंग की वजह से जो उसके ऊपर जो टोटल न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उसको हम कह देंगे दैट विल बी द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट on the lecture 2. Okay.